नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका रीतिकालीन काव्य जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें हम जो है सेनापति जी के जो पद है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल ऋतु वर्णन के 2 पद हम पढ़े हैं। और ये जो पाठ आपका किताब में दिया हुआ है वो अलग अलग रूप में दिया हुआ है। अलग अलग रूप का मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसमें श्रृंगार वर्णन है, नीति के पद हैं, तो इसे छोड़ के दिए हुए हैं। तो मैंने इस समय प्यारे विद्यार्थियों जो ऋतु वर्णन के जो पद है वो आगे दिए हुए हैं, 12वां जैसे पद है, तो इसको हमने पहले ले लिया है। तो हम ऐसे क्रम से इसको ले लेंगे। ऋतु वर्णन एक जगह, आपके जो नीति वर्णन है उसको एक जगह, इस प्रकार से क्रम से हम ले लेंगे तो आपको समझने में फ़ायदा भी होगा और पढ़ाने में भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह से हम पदों को तो पूरा ही लेंगे, लेकिन किताब में क्या है कि 2 पद दे दिए, पहले श्रृंगार के, फिर 2 पद दे दिए आपके ऋतु वर्णन के, फिर 2 पद नीति के, इस तरह से दिए हुए हैं। तो हम उसको जो है एक ही क्रम में लेते हुए पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, समझने में ज़्यादा जो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये ऋतु वर्णन है। कल हमने ग्रीष्म ऋतु के बारे में वर्णन किया, किस प्रकार से गर्मी की ऋतु से लोग हैं जो अपनी उसकी भयावहता से, उसकी तपन से शांति प्राप्त करने के लिए जो है शीतलता का प्रबंध वो करते हैं, मरम्मत करते हैं, यंत्रों का चुनने से घर है वो पोतते हैं, खस की जो पर्दे हैं वो लगाते हैं। तो इस प्रकार से जो जल यंत्र है उनकी मरम्मत वो करते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा ग्रीष्म ऋतु का। फिर एक जो हमने पद पढ़ा था वो था वर्षा ऋतु का जो पद है वो हमने लिया था, किस प्रकार से वर्षा काल का जो एक गृहिणी जो नायक है उसके लिए किस प्रकार से वो कष्टकारी है, वो भी हमने पद पढ़ा। तो ये ऋतु वर्णन की एक श्रृंखला है। तो ऋतु वर्णन की श्रृंखला में हम आज अब आगे 2 पदों को और लेकर के आए हैं। ठीक है, ये आपके पाठ्यक्रम में है। तो सेनापति कवि के द्वारा रचित ऋतु वर्णन शीर्षक से लिया गया। तो ऋतु वर्णन में हम अब जो है यहाँ पर बसंत ऋतु का और आज हम शिशिर ऋतु का, सर्दी का वर्णन वो करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इन पदों की व्याख्या है वो करते हैं। तो पहले हम पद को पढ़ करके देखते हैं कि बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। बंदी जिमी बोलत बिरद कीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियतु है। आवे आस पास पुहपन की सुबास, सोई सौंदे के सुगंध माज सन रहियतु है। शोभा को समाजु सेनापति सुख साजु आजू, आवत बसंत ऋतु राज कहियतु है। आवत बसंत ऋतु राज कहियतु है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था छंद का वाचन। और ये जो छंद है वो आपको पता चल गया होगा। ये जो छंद है 8 पंक्तियों का, तो ये कवित छंद है। तो भाषा इसमें ब्रज है, कवित छंद है वो इसमें दिया हुआ है। तो अब चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो ये ऋतु वर्णन से और छंद की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें कवित छंद है ये। और भाषा की बात करें तो इसमें ब्रज भाषा है। और सेनापति प्रकृति के चित्रेरी कवि हैं। ठीक है, तो उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है। ऋतु वर्णन है, चाहे 12 मासा है, इस प्रकार के जो प्राकृतिक चित्रण है वो किया जाता था। तो अब इसमें ऋतु वर्णन में हम देखते हैं पहला पद, और ये जो पद है वो बसंत ऋतु का है। तो बसंत ऋतु को इसमें एक राजा की तरह व्यंजित किया गया है। ठीक है, बसंत ऋतु को वैसे भी ऋतुराज कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही है, ऋतुराज ऋतुओं का राजा के रूप में इसमें प्रदर्शित किया गया है। तो ये आप इसमें प्रसंग में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में जो है बसंत ऋतु को एक राजा की तरह व्यंजित किया गया है या प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया है। और इसमें इनके बसंत ऋतु को ऋतुराज नाम की सार्थकता जो है प्रस्तुत की गई है। और अब इसका अर्थ देखते हैं। वर्ण वर्ण का मतलब होता है अनेक प्रकार के रंग, वर्ण या रंग, वर्ण। तो अनेक वर्ण, अनेक रंगों के। ठीक है, तरुमन पेड़, फूले
फूले मने फूलों से भरे हुए, फूलों से भरे। उपवन, वन का मतलब हो गया बाग बगीचा, ठीक है ना, बाग बगीचा। और उपवन, वन का मतलब वन हो गया, ठीक है। तो वन और बाग बगीचा सब है वो अनेक प्रकार के रंगों से, फूलों से लदे हुए पेड़ों से युक्त है। सोई मन वहीं। चतुरंग, चतुरंग संग दल का मतलब हो गया चतुरंगिणी सेना, चतुरंगिणी सेना। तो जैसे 4 राजा है, वो 4 प्रकार की सेना साथ में लेकर के चलते थे, ठीक है ना। उसमें पहले हाथी वाले, ठीक है ना, रथ वाले, घोड़े वाले और पैदल। तो इस प्रकार से वो चतुरंगिणी सेना होती है। तो उस प्रकार से बसंत को यहाँ पर एक राजा के रूप में दिखाया गया है। बसंत को यहाँ पर किसके रूप में दिखाया गया है प्यारे विद्यार्थियों? एक राजा के रूप में दिखाया गया है। एक राजा के रूप में इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पद आपको अभी समझ में आएगा। तो बसंत को, ये बसंत है जैसे मान लीजिए, तो इसको क्या उपमा दी है? एक राजा के रूप में उपमा दी है, ठीक है। तो एक राजा के रूप में इसमें उपमा दी है। तो बसंत ऋतु को राजा के रूप में बताते हुए देखिए, आगे देखिए, बंदी जी में, बंदी का अर्थ होता है बंदी जन, यानी जिसको चारण भाट आदि जो क्या विरुदावली गाते हैं। जिमी मन जैसे, बोलत मन बोलते हैं, गान करते हैं। विरुद्ध, विरुद्ध मने विरुदावली, विरुदावली या यूं कहें यशोगान, ठीक है। यश का गान करना, विरुद्ध गाना। कीर का अर्थ होता है तोता और कोकिल का अर्थ होता है कोयल। और गुंजित मैंने गुंजर, गुंजार करना, गुंजन करना, गुंजार करना, ठीक है ना। और मधुप का अर्थ होता है भौरा, ठीक है, भौरा, भौरा। गान मैंने गान करता है, गाता है, ठीक है ना। गुण, और गुण मैंने गुणों को। गह्यत्व मैंने ग्रहण करते हुए। गह्यत्व का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों ग्रहण करना। आभे मैंने आता है। आस पास मैंने, आस पास है वो आ रही है, ठीक है ना, आती है। तो यहाँ गंध के लिए तो आती हुई शब्द हो जाएगा। पुहपन मैंने फूलों की, पुष्पों की, ठीक है। पुहपन मैंने फूलों की या पुष्पों की। सुबास का मतलब होता है सुगंध, खुशबू, ठीक है ना, खुशबू। और सोई मैंने वही। और सौंदे मैंने सौंधी, सौंधी सुगंध, सौंधी गंध, जो सुगंध है, खुशबू है। माज का अर्थ है राजमहल यहाँ पर। तो जो वही सुगंध राजमहलों में भरी हुई रहती है। सन्ने का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों भरी हुई। रैयत मैंने रहती है, रैयत का अर्थ होता है रहती है। शोभा को समाज मैंने, शोभा को, शोभा के समूह, समाज का अर्थ हो गया समूह है। समूह का, समाज का मतलब हो गया समूह है। शोभा मैंने शोभा, रूप शोभा छवि उसकी समूह है। सेनापति कवि। सुख साज आज मैंने सुख साज सज्जा, सुख साज सज्जा के साधन, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। आवत मैंने आ रहा है या आता है, ठीक है। बसंत मैंने बसंत। ऋतुराज मैंने ऋतुओं का राजा, ऋतुओं का राजा बसंत है वो आ रहा है। कहिए तो मैंने कहते हैं या फिर शोभित हो रहा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अब इसका अर्थ हम देखते हैं।
तो प्रस्तुत पद्यांश में जो है आपके एक वसंत को एक ऋतु राज के रूप में, एक ऋतु का राजा है वो माना है। ठीक है, ऋतुओं का क्या माना है, राजा की तरह है वो इसमें स्वीकार किया है। यह है इसके अंदर, ये प्यारे विद्यार्थियों है। ठीक है, अब देखिए कि वसंत ऋतु में अनेक प्रकार के रंगों से युक्त पेड़ों पर फूल है, वो फूलों से भरे हुए बाग बगीचे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अर्थात अनेक प्रकार के जो आपके बाग बगीचों में है, बाग बगीचों और वन में अनेक प्रकार के रंगों से युक्त पेड़ों पर फूलों से पेड़ है वो फूलों से भरे हुए हैं। तरह तरह के पेड़ों पर वो अनेक प्रकार के फूल है वो खिले हुए हैं। और सोई चतुरंगी संग दल लही हेतु है, और वहीं जो रंग बिरंगे पेड़ों पर लगे हुए जो अलग अलग प्रकार के जो पेड़ हैं, उन पेड़ों पर जो रंग बिरंगे फूल है वो लगे हुए हैं। उन फूल, वो जो फूल है, फल फूल, वही जो है इस बसंत राजा की चतुरंगिणी सेना है। सोई चतुरंगिणी संग दल लहियतु है। लहियतु का मतलब होता है शोभित होना, शोभा प्राप्त करना, शोभित होना। तो वही जो है, जो तरह तरह के जो फल पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ों पर लगे हुए जो रंग बिरंगे फूल है, वो फूल ही क्या है, इस बसंत राजा की चतुरंगिणी सेना है, सेना के समान सुशोभित हो रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पद आपको समझ में आ गया होगा कि बसंत ऋतु है तो तरह तरह के पेड़ जो है आपके उगे हुए हैं, और उन पेड़ पौधों में तरह तरह के फूल है वो लगे हुए हैं, और वही फूल है वो इस बसंत राजा की चतुरंगिणी सेना के समान सुशोभित हो रहे हैं। और बंदी जिमी बोलत बिरद कीर कोकिल है। कीर का अर्थ होता है तोता, और कोकिल माने कोयल। तो जो तोता और जो कोयल है, तोता और जो कोयल है वो, तोता और जो कोयल है वो क्या कर रही है, बसंत राजा की यशो गाथा है वो गान कर रही है। बिरदावली, बंदी जन की भांति जो तोते और कोयल है बसंत ऋतु में जो बोल रहे हैं वो इस प्रकार से लग रहे हैं जैसे कोई चारण भाट इत्यादि है वो राजा की बिरदावली गा रहा हो, राजा का यशोगान कर रहा हो। ठीक उसी प्रकार से तोता और जो कोयल है वो अपनी मधुर वाणी से बंदी जन की भांति है वो बसंत राजा की यशोगान है, बसंत राजा का यशोगान या बिरदावली है वो गा रहे हैं। गुंजत मधुप गान गुण गही यतु है, और साथ ही साथ जो भंवरे हैं वो अपनी मधुर आवाज़ से, भंवरे हैं वो मधुर आवाज़ से जो है गुंजत मधुप गान गुण गहियतु, यानी भंवरे हैं वो गुणों को ग्रहण करते हुए सार तत्वों को, फूल का जो सार तत्व है, रस है, उसके प्रकार के गुणों को ग्रहण करते हुए मधुर मधुर गुंजन है वो कर रहे हैं। ठीक है, भंवरे बूं की आवाज़ करके और फूलों के आसपास मंडराते हुए उनके जो सार तत्व या रस तत्व है उसको ग्रहण करके और वहाँ पर गुंजन है वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बसंत राजा की वो एक तरह से बड़ाई करते हुए, बसंत राजा की यशोगान है वो गाते हुए, भंवरे भी है मधुर गुंजन है वो कर रहे हैं। गुणों को ग्रहण करते हुए भंवरे भी मधुर गुंजन है वो कर रहे हैं। साथ ही साथ आवे आसपास पूर्व की सुबास, आसपास है बसंत ऋतु के समय, बसंत ऋतु में चारों तरफ है वो पेड़ पौधे हैं फलों फूलों से लदे हुए हैं, और उस समय उन फूलों की जो सुगंध है वो आसपास सभी जगह है वो आ रही है। वो सुगंध है आसपास क्षेत्र में सर्वत्र है वो सुगंध है वो व्याप्त हो रही है, आ रही है। और सोई सौंदे के सुगंध, और वहीं जो सौंधी फूलों की जो सुगंध है वो जैसे राजमहल में भरी हुई रहती है। राजा महाराजाओं के राजमहल में जिस प्रकार से इत्र इत्यादि अनेक चंदन आदि जो सुगंधित द्रव्य होते हैं उनकी गंध जिस प्रकार से राजमहलों में जो है सुशोभित होती है या सुगंध से उनका पूरा राजमहल है वो रहता है, इन द्रव्यों के कारण सुगंधित रहता है, ठीक उसी प्रकार से बसंत राजा के जो ये छवि इसमें प्रकट बताई गई है। तो बसंत राजा के लिए भी या बसंत राजा की जो इस राजमहल को, ये प्राकृतिक रूपी जो राजमहल है उसमें ये तरह तरह के फूलों की जो सुगंध है वो व्याप्त हो रही है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से राजमहलों में सुगंध है फूलों की सुगंध से जैसे भरा हुआ रहता है, या इत्र इत्यादि अर्गजा इत्र है वो इत्यादि इनसे भरा हुआ रहता है, ठीक उसी प्रकार से ये भरे हुए रह रहे हैं सुगंध से।
और शोभा के समाज सेनापति सुख साजाजु। सेनापति कवि कहते हैं इस प्रकार से बसंत राजा बसंत ऋतु जो है अनेक प्रकार की शोभा के समूह है और सुख साज सज्जा से युक्त होकर के बसंत ऋतु आज एक ऋतुराज ऋतुओं का राजा बसंत की तरह सुशोभित हो रहा है, या इसको बसंत ऋतु को ऋतुराज है वो कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ये बसंत ऋतु को एक राजा की भांति उपमा दी गई है। तो आशा करता हूँ ये जो पद आपको समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ पर बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। विशेष वाले बिंदु में प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपके विशेष वाले बिंदु में आप क्या लिखोगे? विशेष वाले बिंदु में आप लिख देना भाई कि एक तो प्रकृति का ऋतु का वर्णन है वो एक नई कल्पना के साथ है वो वहाँ पर दर्शाया गया है। ऋतुओं का वर्णन है और ये जो प्राकृतिक जो वर्णन किया गया है वो इस प्रकार से कवि के द्वारा व्यक्त जो है एक नई जो भाव है नई उपमा के साथ वो दर्शनीय है अभिव्यंजित किया गया है। तो ये आप विशेष वाले बिंदु में लिख देंगे। साथ ही साथ आप अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास विप्सा पुनरुक्ति प्रकाश और सांगरूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अनुप्रास है और विप्सा अलंकार है, सांगरूपक अलंकार है और सांगरूपक विप्सा और आपके जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। बार बार एक ही शब्द आया तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अर्थ एक ही रहे तो पुनरुक्ति प्रकाश होता है, अर्थ अलग अलग आ जाए तो फिर यमक अलंकार हो जाता है और उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से अनुप्रास विप्सा सांगरूपक और सांगरूपक में सभी अंगों सहित रूपक की प्राप्ति होती है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है। कविता छंद की यति गति उचित, नाद सौंदर्य प्रशंसनीय है। ये आप लिख सकते हैं। कविता छंद की यति गति उचित है, नाद सौंदर्य प्रशंसनीय है। ये आप लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये जो पद आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले पद को हम लेते हैं कि शीत को प्रबल सेनापति को चढ़ो दल निबल अनल गयो सूर सिंह राय के हिम के समीर त्यही बर से विषम तीर रही है गरम भोन कोनन में जाई के कि धूमनेन बहे लोग आगे पर गिरे रहे कि धूमनेन बहे लोग आगे पर गिरे रहे ही सो लगाए रहे नेक सुल गाई के कि मानो बीत जाने महाशीत ते पसारी पानी छतिया की छाह राख्यो पाऊक छिपाई के छतिया की छाऊं राख्यो पाऊक छिपाई के। तो प्यारे विद्यार्थियों इस पद में भी वही आपका कविता छंद है और भाषा ब्रिज है। तो ये आप दो चीज़ें उसमें विशेष वाले बिंदु में लिख देंगे। और अब इस पद को लेते हैं और इस पद में शिशिर ऋतु का वर्णन किया गया है, सर्दी की ऋतु का वर्णन किया गया है। ऋतु का वर्णन करते हुए सेनापति कवि कह रहे हैं कि शीत को माने सर्दी, शीत को प्रबल माने अत्यधिक प्रबल सेनापति कवि कहते हैं कोपी माने क्रोध करके, चढ़्यो मैंने चढ़्यो दल का अर्थ होता है सेना, दल बल के साथ, चढ़्यो मैंने चढ़ाई कर रहा है। इसमें जो है राजा शिशिर जो राजा है वो अपने अत्यधिक सर्दी के साथ में अत्यधिक शीत के साथ में इस प्रकृति में जो है एक तरह से अपनी पूरी सेना दल बदल सहित है वो चढ़ाई कर रहा है। और निबल है अनल और उस कारण से उसके सामने निबल मैंने कमज़ोर निर्बल, ठीक है ना, कमज़ोर या फिर निर्बल हो गई है क्या, अनल मैंने आग, गयो सूर सियराय मैंने गया है चला गया है, ठीक है, सूर मैंने सूर्य, सियराय का मतलब शीतलता, शीत से क्षमा करना, शीत या सर्दी से डर से जो है क्षमा करना है शीतल हो गया है, सूरज भी क्या हो गया है शीतल हो गया है, ठंडा हो गया है, या यूं कह सकते हैं कि सहन करने योग्य हो गया है, क्योंकि सर्दियों में हम सूर्य की धूप को सहन कर सकते हैं, तो सहन करने योग्य हो गया है, ये आप लिख सकते हैं। और हिम के समीर का अर्थ हो गया, हिम मैंने बर्फ़, तो बर्फीली जो समीर मैंने हवा,
ठंडी हवा, बर्फ़ के समान ठंडी हवा जब चलती है तो ही मैंने उनसे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है या फिर प्रतीत होता है कि जैसे वर्षा कर रही है, वर्षा हो रही है। किसकी? विषम तीर मैंने तीखे पेने जो तीर है, बाण है, उन बाणों की वर्षा हो रही है जब ठंडी हवा चल रही है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई तीखे तीखे बाण है वो चल रहे हैं। रही है गरम भुवन, गरम मैंने गरम हवा जो है, गरम हवा भी कहाँ? भवन मैंने भवन में, कोनन का अर्थ हो गया कोनों में, किनारों पर जाकर के छुप गई है, जाई के जाकर के छिप गई है। यानी सर्दी ऋतु में गर्म हवा ऐसा लगता है जैसे कोई घर में कोनों में जाकर के कहीं छिप गई है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, छिप गई है। और धूम नैन भय, और जब लोग हैं सर्दी से बचने के लिए जो है अलाव इत्यादि जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो उनसे जो धुआं निकलता है, धूम का अर्थ हो गया धुआं, तो धुएं से उनके नेत्र है वो क्या हो जाते हैं? उन नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि धुआं जब आंखों में जाता है तो आंसू बहने लग जाते हैं। तो नैन बहे, लोग आगी पर गिरे, ऐसा लगता है कि लोग सर्दी से बचने के लिए आग पर गिर पड़ रहे हैं, गिरे रहे। आगी पर गिरे रहे का मतलब आग पर गिर पड़ते हैं, या आग के एकदम नज़दीक जा कर के एक तरह से उनको वहाँ जा कर के तपते हैं, अलाव सेकते हैं आग। ये सो मैंने हृदय, और हृदय से सो मैंने से, लगाए मैंने लगाते हैं, रहे नेक सुलगाई के, यानी आग को निरंतर है वो लगातार है सुलगाते रहते हैं। सुलगाई के मतलब सुलगाते रहते हैं। और मानो भीत अर्थात इस प्रकार से लगता है जैसे वो सर्दी है वो भयभीत हो गई है, डर गई है। जानी मैंने जान करके, महाशीत मन अत्यधिक ठंड के कारण, अत्यधिक भय के कारण, जो शीत यानी सर्दी, से ते मैंने से, पसारी मैंने फैला करके, पानी का अर्थ होता है हाथ, हाथ फैला करके जो है लोग है वो सर्दी में आग से अपने शरीर को सेकते हैं, तपते हैं। ठीक है ना, उसको सेकना, आग अलाव जला करके। छतियाँ मैंने हृदय को, छाती को, छा मैंने छाया में, छाती की छाया, राख्यो मैंने छाती में छुपा करके वो रखते हैं, क्षमा करना, छाती की छाया में राख्यो मैंने रखते हैं। पाऊ को मैंने अग्नि, आग को छिपा करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु एक सर्दी की ऋतु का वर्णन है, और उसमें लोग हैं वो जो है आग जो जला करके अपने शरीर को क्या करते हैं? तपते हैं, तो अलाव जलाते हैं। और उस प्रकार से आसपास जब लोग बैठते हैं, तपते हैं, अपने हाथों को जैसे अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से सेकते हैं आग से, सर्दी से बचने के लिए। तो इसका वर्णन इसमें किया गया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि शिशिर ऋतु का वर्णन करते हुए कवि सेनापति कहते हैं कि शिशिर ऋतु के कारण है, अत्यधिक सर्दी के कारण है वो लोग व्याकुल हो गए हैं। और शीत को प्रबल सेनापति को पचड़ सेनापति कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु में अत्यधिक सर्दी के कारण, अत्यधिक प्रबल सर्दी, जो अत्यधिक सर्दी के कारण है, ऐसा लगता है जैसे कि शिशिर ऋतु रूपी जो राजा है वो अत्यधिक क्रोध करके अपने दल बदल सहित है वो चढ़ाई कर रहा है। ठीक है ना, दल बदल सहित है वो क्रोध करके दल बदल सहित, सेना सहित अपनी चढ़ाई कर रहा है। और उसके सामने आग भी क्या हो जाती है? निबल अनल। और उस सर्दी, अत्यधिक भयंकर सर्दी के कारण जो आग भी है उसके सामने कमज़ोर पड़ जाती है। निबल अनल मैंने आग भी कमज़ोर पड़ जाती है उसके सम्मुख। और गयो सूर्य सियराई के, और सूर्य भी उस सर्दी के सामने, उस शीत के सामने अत्यधिक शीतल हो गया है, ठंडा हो गया है, या यूं कहे कि सहन करने योग्य हो गया है। तो सूर्य भी क्या हो गया? सूर्य भी
आग को सहन करने योग्य, धूप है उसकी सहन करने योग्य हो गई है। और हिम के समीर तेई बरस विषम तीर, और उस समय शिशिर ऋतु में जो अत्यधिक बर्फीली जो हवा चलती है, बर्फीली हवा के कारण ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई तीखे तीखे पेने पेने जो बाण है वो जैसे चल रहे हो, यानी जो हवा है वो चुभ रही है, नस्तर सी चुभती है हवा। तो इस प्रकार से सर्दी की ऋतु में, शिशिर ऋतु में बर्फ की सी ठंडी हवा अत्यधिक सर्दी के शीतलता लिए हुए होती है, और ऐसा लगता है जैसे कोई वो सर्दी के तीखे पेने बाण है वो मार रही है। और रही है गर्म भून कोनने में जाए के, और उस समय सर्दी की शिशिर ऋतु में अत्यधिक शीत के कारण गर्म हवा भी भयभीत होकर के भवन के कोनों में जाकर कहीं छिप गई है। रही है गर्म भून कोनन में जाएगी, अर्थात इसका अर्थ ये हो गया कि गर्म हवा भी वहाँ देखने को नहीं मिल रही है। गर्म हवा भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई डर के, शीत के डर के कारण वो कहीं घर के कोने में जाकर के छुप गई है। और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों बीच में लिखा है कि धूम नेन भये लोग आगे पर गिरे पड़े, और उस समय लोग है वो अलाव इत्यादि जलाते हैं, आग जलाते हैं, सर्दी से बचने के लिए आग जलाते हैं, तो उसके कारण उनके नेत्रों में आंसू है धुएं के, आग से जो धुआं निकलता है उस धुएं से जो उनके नेत्रों में आंसू बहने लग जाते हैं। और लोग है आगे पर गिरे पड़े, और लोग अत्यधिक सर्दी के कारण आग के समीप जाकर के बैठ जाते हैं, और उनको देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई वो आग पर गिर पड़े कर जाएंगे या गिर पड़ते महसूस दिखाई देते हैं, आग इस पर गिरते हुए से दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि लोग हैं वो सर्दी से बचने के लिए जो है आग के पास में जाकर के बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों से तपन है वो लेते हैं। और मानो भीत जानी महा शीत से पसारी पानी, ऐसा लगता है कि उस समय, नहीं क्षमा करना अगले ये पंक्ति छूट गई है, ये सो लगाए रहे नेकु सुल गाय के, अपने आग लोग है अपनी सर्दी से बचने के लिए अपने हृदय से उस आग को जैसे कोई लगा निरंतर है वो सुलगा करते हुए अपने हृदय से लगा लेते हैं, उस अग्नि को जैसे सर्दी से बचने के लिए अपने हृदय को या अपनी छाती को तपाते रहते हैं। और इस प्रकार से ऐसा लगता है जैसे कि वो जो है लोग अपनी शिशिर ऋतु में निरंतर नेक सुलगाई का मतलब निरंतर आग सुलगा करके अपने हृदय से लगाते हुए रहते हैं। और इस प्रकार से उनको अग्नि से, इस आग से इस प्रकार से तपते हुए, तपन लेते हुए जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो भीत जानी महा शीत ते पसारी पानी, ऐसा लगता है कि जैसे वे लोग अपने दोनों हाथों से आग की रक्षा कर रहे हो, अत्यधिक सर्दी से भयभीत होकर के, अत्यधिक सर्दी से भयभीत होकर के ऐसा जान करके वे लोग अपने दोनों हाथों से जैसे कोई आग की रक्षा कर रहे हो कि कहीं ये सर्दी आग को नहीं लग जाए। बड़े अतिशयोक्तिपूर्ण बात इसमें बात कही गई है, ठीक है ना। ऐसा लगता है जैसे अपने लोग हाथ पसार करके अल्लाह वो तापते हैं, और उसको उनको देखकर ऐसा भी लगता है कि जैसे कोई लोग है अपने दोनों हाथों से आग की रक्षा कर रहे हो, क्योंकि आग है वो स्वयं जैसे सर्दी से डर रही है। छतिया की छाया रखो पाऊ का छिपाए के, ऐसा लगता है जैसे लोग अपनी छाती की छाया में उस आग को छुपा करके रखते हैं, अर्थात आग की रक्षा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अर्थ इसका हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अत्यधिक सर्दी का वर्णन इसमें किया गया है, अत्यधिक सर्दी से भयभीत हो जाते हैं लोग, अपने हाथ को फैलाकर आग सेकते हैं। और फिर जो आग है, आग की जो सर्दी से जो अत्यधिक भयभीत जो रहती है, इसलिए लोग क्या करते हैं अपने हाथों को फैला करके तपते हैं और फिर वो अपनी छाती की छाया में उसको छिपा करके रखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई वो लोग अग्नि की रक्षा कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना शिशिर ऋतु का प्राकृतिक वातावरण का स्वाभाविक वर्णन इसमें किया गया है। शिशिर ऋतु का जो प्राकृतिक वातावरण का स्वाभाविक वर्णन इसमें किया गया है, साथ ही साथ अतिशयोक्ति भी इसमें कही गई है। और बात करें तो इसमें सर्दी के लिए जो एक नए नए उपमान इसमें दिए हैं कि सर्दी से आग का निर्बल होना, सूर्य का जैसे ठंडा पड़ जाना, लोगों द्वारा अपनी छाती को तपाना, इस पर छाती में आग को रखना और आग की रक्षा करने के लिए अपने हाथों को फैलाना, इस प्रकार का जो वर्णन है वो एक तरह से कवि की यहाँ पर वचन की वैचित्र्यता है या फिर उक्ति चमत्कार है वो दिखाई देता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों अब इसमें आपके अनुप्रास है, उपमा अलंकार है, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, स्वाभाविक अलंकार है। तो अलंकारों में आप लिख देना अनुप्रास अलंकार,
स्वभावोक्ति अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। छंद की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें छंद है वो कवित छंद है, भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे सेनापति जी के आगे के पदों को लेकर के। तब तक के लिए हिंदी की इन व्याख्याओं को पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी।